हेलो बच्चों, बिल्कुल मज़े में। तो आज अपन हीट ट्रांसफ़र के जेई मेन के साल 2021 से साल 2025 के बीच में जितने भी टफ पीवाईक्यू आ रखे हैं, या फिर मैं बोलूँ कि ये मस्ट डू पीवाईक्यू है अगर तुम्हें अपनी प्रिपरेशन को बूस्टअप करना है तो वह आज अपन इस वीडियो में देखेंगे। लेकिन चालू करने से पहले मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ, तुम्हारे ही फायदे की चीज़ है। एक हम लोगों ने एक स्प्रेडशीट प्रिपेयर करी है। इस स्प्रेडशीट का जो लिंक है तुम्हें वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जब तुम इस स्प्रेडशीट के लिंक को खोलोगे तो तुम्हें कुछ ऐसा दिखाई देगा। यहाँ पर मैथमेटिक्स भी है, फिजिक्स भी है और केमिस्ट्री भी है। तो जैसे मैंने यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाले चैप्टर का टफ पीवाईक्यू वाली सीरीज का सेशन लिया है, तो उसकी यूट्यूब की वीडियो का लिंक उसके जस्ट बगल में है और उसके जस्ट बगल में उसकी पीडीएफ है। तो ये ऑर्गेनाइज्ड वे में सब चीज़ें एक ही जगह पर है, तो तुम्हें इधर उधर ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बाकी तुम नेक्स्ट पर जेई चैनल पर जाकर एक कोर्सेज नाम का सेक्शन है, वहाँ पर भी तुम प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो। तो तीनों सब्जेक्टों की प्लेलिस्ट है। तो ये बहुत ही बेनिफिशियल सीरीज़ है और मैं तो बोलूँगा इसका तुम्हें पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए। तो चलो अपन तो चालू करते हैं। तो ये अपने पास पहला क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 3 कंडक्टर्स ऑफ द सेम लेंथ having thermal conductivity K1, K2 and K3 are connected as shown in the figure. Area of the cross section of the first and the second conductor are same and third conductor it is double of the first conductor। ठीक है, तो अगर मैं इसका A मान रहा हूँ तो इसका भी मेरे को A ही मानना पड़ेगा और फिर इसका मेरा हो जाएगा बेसिकली 2A। The temperature are given in the figure. In the steady state condition, the value of the theta is, और ये अपन को डिग्री सेंटीग्रेड में बताना है। K1 का वैल्यू गिवन है, K2 का वैल्यू गिवन है और K3 का वैल्यू गिवन है। ठीक है, तो अब तुम देखो इसका जो इफेक्टिव डायग्राम है उसको मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। एक बार मैं बना लेता हूँ, फिर मैं बता दूंगा ये कैसे बनाया मैंने। तो इफेक्टिव डायग्राम मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक है, ये अपने पास जो कंडक्टर 1 है ना, इसका जो थर्मल रेजिस्टेंस है मैं R1 मान रहा हूँ। ये अपने पास जो कंडक्टर 2 है ना, इसका जो थर्मल रेजिस्टेंस है इसका मैं R2 मान रहा हूँ। और ये अपने पास जो कंडक्टर है ना, इसका थर्मल रेजिस्टेंस मैं R3 मान रहा हूँ। सही है। तो अब तुम देखो इधर, यहाँ का जो अपने पास टेम्परेचर है ये अपने पास कितना है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ का अपने पास टेम्परेचर कितना है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, इस जंक्शन का मेरे को निकालना है, तो इस जंक्शन का मैं T मान लेता हूँ। ठीक है भाई। तो अब तुम देखो, अगर मैं किरचॉफ करंट रूल लगाऊं तो यहाँ पर वो करंट बेसिकली थर्मल करंट होगी। तो जो अपना एल्जेब्रिक सम होगा ना नेट आउटगोइंग करंट का, वो 0 होगा। मैं तुम्हें बताता हूँ। तो इसमें मैं थर्मल करंट I1 मान रहा हूँ, इसमें मैं I2 मान रहा हूँ और इसमें मैं I3 मान रहा हूँ, और सारी मैं आउटगोइंग ही मान रहा हूँ। ठीक है, तो तुम देखो I1 की वैल्यू क्या लिखोगे, तुम I1 की वैल्यू लिखोगे तुम बेसिकली जो तुम्हारा डेल्टा टी है कितना होगा, T-100 अपॉन थर्मल रेजिस्टेंस जो कि कितना है R1। सही है। I2 की वैल्यू क्या लिखोगे तुम, I2 की वैल्यू लिखोगे तुम T-100 अपॉन थर्मल रेजिस्टेंस जो कि कितना है R2 है। I3 की वैल्यू क्या लिखोगे तुम, I3 की वैल्यू लिखोगे तुम T-0 अपॉन थर्मल रेजिस्टेंस जो कि कितना है R3 है। और मुझे पता है कि I1 प्लस I2 प्लस I3 का जो एल्जेब्रिक सम है वो 0 होना चाहिए। ठीक है भाई, यहाँ पर मैं पहले R1 R2 और R3 की वैल्यू भी लिख ही लेता हूँ। तो अपने पास जो थर्मल रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है, L/K होता है, तो उसके हिसाब से लिखूंगा मैं। तो यहाँ पर अपने पास R1 क्या हो जाएगा, तो इसका लेंथ L और इसका भी लेंथ L। तो R1 अपना हो जाएगा बेसिकली L अपॉन K1A, R2 अपना हो जाएगा L अपॉन K2A और R3 अपना हो जाएगा L अपॉन K3 इंटू 2A, क्योंकि कंडक्टर 3 का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ना वो 2A है। तो यहाँ पर तुम देखो, तो अपने पास एक सेकेंड, अपने पास I1 प्लस I2 प्लस I3 कितना है, 0 है ना। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे अपन, I1 कितना अपने पास, I1 अपने पास है T-100 अपॉन R1। तो
टी माइनस 100 अपॉन R1। R1 कितना अपने पास L अपॉन K1 है। I2 कितना अपने पास T माइनस 100 अपॉन R2। R2 कितना अपने पास L अपॉन K2 है। और I3 कितना अपने पास T माइनस 0 अपॉन R3। R3 कितना अपने पास L अपॉन K3 इंटू 2 है। ये अपना 0 के बराबर होगा यार। तो यहाँ पर तुम देखो L बाई ए और L बाई ए तो हट जाएगा, ठीक है, ये मैं दूसरे साइड ले जा सकता हूँ और वो 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर अपने पास क्या आ रहा है T माइनस 100 इंटू K1 प्लस T माइनस 100 इंटू K2 प्लस T माइनस 0 इंटू 2K3। ये कितना आ रहा है 0 आ रहा है। क्या तुम्हें K1 की वैल्यू पता है, K2 की वैल्यू पता है, K3 की वैल्यू पता है? बिल्कुल पता है। वेरिएबल कौन सा बचा, बस T बचा और यही अपने को निकालना है। तो सॉल्व करके देख लेना, तुम्हारा बेसिकली T आ जाएगा, मतलब जंक्शन का टेम्परेचर आ जाना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। चलो यार अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द डिफरेंस ऑफ द टेम्परेचर इन अ मटेरियल दैट कैन कन्वर्ट द हीट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू हार्वेस्ट द हीट एनर्जी द मटेरियल शुड हैव। तो यार मटेरियल के पास है ना हाई तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होनी चाहिए और लो थर्मल कंडक्टिविटी होनी चाहिए। अब तुम देखो, तुम हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हो, ठीक है। तो मैं तो चाहूँगा ना कि तुम्हारा जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो आसानी से क्रिएट हो। अगर वो आसानी से क्रिएट हो, इसका ये मतलब है कि जो तुम्हारा चार्ज है ना वो आसानी से फ्लो कर सके। अगर चार्ज को आसानी से फ्लो करना है तो मतलब रेजिस्टेंस कम से कम होना चाहिए। अगर रेजिस्टेंस को कम से कम होना है तो रेजिस्टिविटी कम से कम होनी चाहिए। अगर रेजिस्टिविटी को कम से कम होना है तो जो तुम्हारी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है वो हाई होनी चाहिए। तो इसलिए तो अपन हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी लेते हैं। अब लो थर्मल कंडक्टिविटी क्यों लेते हैं? अब तुम देखो, तुम्हारा जो ये किसी भी मटेरियल में जो हीट का मूवमेंट है वो किसके कारण होता है, टेम्परेचर डिफरेंस के कारण होता है, ठीक है। अब अगर मैं मटेरियल की कंडक्टिविटी मतलब थर्मल कंडक्टिविटी मैं अगर हाई ले रहा हूँ तो जो हीट है वो ज़्यादा रेट से फ्लो होगी। तो अगर वो ज़्यादा रेट से फ्लो होगी तो जो तुम्हारा टेम्परेचर डिफरेंस है ना वो तुम्हारा ज़्यादा रेट से कम होते जाएगा, क्योंकि जब तक तुम्हारा टेम्परेचर डिफरेंस रहेगा जब तक ही तुम्हारी हीट फ्लो होती रहेगी। अगर तुम्हारा हीट फ्लो होता रह रहा है तो हायर टेम्परेचर का जो टेम्परेचर है वो कम होते जा रहा है, लोअर टेम्परेचर का जो टेम्परेचर है वो बढ़ते जा रहा है। तो टेम्परेचर डिफरेंस तुम्हारा कम होते जाएगा, तो फिर तुम्हारा जो हीट का जो फ्लो है ना उसका रेट कम होते जाएगा। तो ये तो अपन नहीं चाहेंगे ना, अपन तो चाहेंगे ना कि हीट का जो फ्लो है ना वो लगातार मेंटेन रहे और लगातार अपन उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते रहे। तो अपन तो चाहेंगे ना कि टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा से ज्यादा समय तक मेंटेन रहना चाहिए। तो इसलिए अपन थर्मल कंडक्टिविटी जो लेते हैं ना वो लो लेते हैं। तो इसलिए ऑप्शन 4 अपना आंसर है। चलो यार अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन का बोल रहा है, टू सिलेंड्रिकल रॉड्स ए एंड बी मेड ऑफ अ डिफरेंट मटेरियल आर जॉइंड इन अ स्ट्रेट लाइन। द रेशियो ऑफ द लेंथ, the ratio of the radii and the ratio of the thermal conductivities of these rod are given as। तो लेंथ का जो रेशियो है वो हाफ दे रखा है, रेडियाई का जो रेशियो है वो 2 दे रखा है और थर्मल कंडक्टिविटी का जो रेशियो है वो हाफ दे रखा है। द फ्री एंड्स ऑफ द रॉड ए एंड बी आर मेंटेन एट 400 केल्विन एंड 200 केल्विन रिस्पेक्टिवली। द टेम्परेचर ऑफ द रॉड इंटरफेस इज, और ये अपन को केल्विन में बताना है, व्हेन द इक्विलिब्रियम इज एस्टेब्लिश्ड, मतलब स्टडी स्टेट आ जाती है। तो यहाँ पर तुम देखो, तो यहाँ पर अपने पास ये कोई एक सिलेंड्रिकल रॉड है, ठीक है, और ये अपनी दूसरी सिलेंड्रिकल रॉड है ना। तो एक बार इसमें कलर भी फिल कर देते हैं यार, थोड़ा सा सही लगेगा। तो अब तुम देखो इधर इसका जो लेंथ है वो मैं ले रहा हूँ एल ए, इसका जो लेंथ है वो ले रहा हूँ मैं एल बी, इसका जो रेडियाई है वो ले रहा हूँ मैं आर ए, इसका जो रेडियाई है वो ले रहा हूँ मैं आर बी, इसकी थर्मल कंडक्टिविटी मैं ले रहा हूँ के ए, इसकी थर्मल कंडक्टिविटी ले रहा हूँ मैं के बी। अब तुम देखो यहाँ का जो टेम्परेचर है, यहाँ का जो टेम्परेचर है वो तुम्हारा मेंटेन है 400 केल्विन, यहाँ का जो टेम्परेचर है वो अपना मेंटेन है 200 केल्विन। तो मैं इफेक्टिव डायग्राम ऐसे बना सकता हूँ, देखो सही है, ये अपना R1 ये अपना R2,
इसका थर्मल रेजिस्टेंस R1, इसका थर्मल रेजिस्टेंस R2। यहाँ का जो अपने पास टेम्परेचर है वो 400 केल्विन का है, यहाँ का जो अपने पास टेम्परेचर है वो 200 केल्विन का है, और ये सब स्टडी स्टेट की बात कर रहा हूँ मैं। तो ये जंक्शन का टेम्परेचर मैं T मान लेता हूँ, ये T फाइंड आउट करना है मेरे को। तो मुझे पता है कि जैसे जो तुम्हारा स्टडी स्टेट में हीट फ्लो का जो रेट होता है ना, तो वो इसमें और इसमें तुम्हारा बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो डी क्यू बाई डी टी को मैं बेसिकली ये लिख सकता हूँ, कैसे लिखूंगा मैं, 400 माइनस टी बाई R1, या फिर मैं उसको लिख सकता हूँ T माइनस 200 बाई R2। तो ये दोनों तुम्हारे बराबर होने चाहिए, और R1 तुम्हारा किसके बराबर होगा, ये होगा तुम्हारा L1 अपॉन K1 इंटू ए, और R2 किसके बराबर होगा, मतलब L1 अपॉन K1 इंटू A1, सही है ना, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अपना A1, और R2 अपना किसके बराबर होगा, L2 अपॉन K2 इंटू A2, सही है। तो यहाँ पर तुम देखो, जैसे मैं मान लेता हूँ कि अपने पास L कितना है, L के बराबर है, ठीक है, तो L भी अपना आएगा 2L के बराबर। RA अपना लेट सपोज मैं मान लेता हूँ कि 2R है, तो R भी अपना कितना आएगा, R के बराबर। KA मैं मान लेता हूँ कि K के बराबर है, तो K भी अपना 2K के बराबर है। यहाँ पर तुम देखो जो तुम्हारा R1 आएगा वो क्या आएगा, R1 अपने पास आएगा L अपॉन K इंटू A1, और A1 की वैल्यू क्या लिखोगे तुम, पाई 2R का होल स्क्वायर, और R2 तुम्हारा किसके बराबर आएगा, मतलब इसका थर्मल रेजिस्टेंस कितना आएगा अपने पास, L2 अपना 2L है, K2 अपना कितना है 2K है, और A2 अपना जाएगा पाई R स्क्वायर, सही है। तो ये अपना आ रहा है बेसिकली L अपॉन K पाई R स्क्वायर, और ये अपने पास क्या आ रहा है, ये अपने पास आ रहा है L अपॉन K 4 पाई R स्क्वायर। तो अगर मैं इसको R बोल रहा हूँ, किसको, इस वाले को मैं R बोल रहा हूँ, इस वाले एक्सप्रेशन को, तो इस वाले एक्सप्रेशन को, कौन से वाले को, इस वाले एक्सप्रेशन को मैं बेसिकली 4R बोलूँगा, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो अब तुम देखो, मुझे पता है कि 400 माइनस टी अपॉन R1 इज इक्वल्स टू टी माइनस 200 अपॉन R2 है। तो R1 तो मेरा R के बराबर है, और R2 मेरा 4R के बराबर है। तो 400 माइनस टी इज इक्वल्स टू टी माइनस 200 बाई 4 में लिख सकता हूँ। तो यहाँ से तुम देखो 1600 माइनस 4t इज इक्वल्स टू टी माइनस 200, यहाँ से अपने पास 1800 इज इक्वल्स टू 5t। तो t का वैल्यू कैलकुलेट कर लेना, यही तुम्हारा क्या होगा, आंसर होगा। और ये t का वैल्यू जो आएगा ना, वो किस में आएगा, बेसिकली अपना केल्विन में ही आएगा, ठीक है, देख लेना यार कैलकुलेट करके। चलो यार अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, as per the given figure, two plates A and B of the thermal conductivity K and 2K are joined to form a compound plate. The thickness of the plates are 4 cm and 2.5 cm respectively, and the area of the cross section is 120 cm square for each plate. The equivalent thermal conductivity of the compound plate is 1 plus 5 upon alpha into K, सही है। तो अपन को अल्फा की वैल्यू बतानी है। तो तुम देखो इधर, ये अपने पास बेसिकली प्लेट बोल लो, रॉड बोल लो, एक ही बात है। तो इस रॉड का जो अपने पास लेंथ है ना, वो अपने पास L1 है। इसकी जो अपने पास थर्मल कंडक्टिविटी है ना, वो अपनी कितनी है, K है, ठीक है। और इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो अपने पास कितना है, A है। ये अपनी दूसरी रॉड है, इसका जो अपने पास लेंथ है वो L2 है। इसकी थर्मल कंडक्टिविटी अपने पास 2K है, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो अपना कितना है, A है। अब मेरे को क्या निकालनी है, इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द कंपाउंड प्लेट या कंपाउंड रॉड, ठीक है भाई। तो अब अपने पास ये सिंगल रॉड है एक, अभी जो सिंगल रॉड है ना, इसकी जो लेंथ है अपने पास वो की L1 प्लस L2, सही है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो अपना ए ही रहेगा, क्योंकि दोनों का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अपना ए है, ठीक है। और इसकी जो इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी है ना, वो अपना कितना है, के इक्विवेलेंट है। तो के इक्विवेलेंट मेरे को फाइंड आउट करना है। तो अब मैं ये बोल रहा हूं कि इसका जो थर्मल रेजिस्टेंस है
और इसका जो थर्मल रेजिस्टेंस है, सही है, वो तुम्हारा क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। इसका थर्मल रेजिस्टेंस किसके बराबर आएगा, तो इस वाली रॉड का मैं R1 मान रहा हूँ, इस वाली रॉड का मैं R2 मान रहा हूँ, सही है। तो R1 की वैल्यू क्या लिखूंगा मैं, R1 की वैल्यू मैं लिखूंगा बेसिकली L1 अपॉन के ए, और R2 की वैल्यू क्या लिखूंगा मैं, L2 अपॉन 2 के ए, ठीक है। और इसका जो थर्मल रेजिस्टेंस है किसका, इस वाली रॉड का, वो क्या आएगा अपने पास L1 प्लस L2 अपॉन के इक्वलेंट इंटू ए, ठीक है। और इस कंपाउंड प्लेट का या कंपाउंड रॉड का जो आर इक्वलेंट है वो मैं R1 प्लस R2 तो लिखूंगा। तो ये R1 प्लस R2 और ये अपने पास जो R जो आ रहा है वो बेसिकली बराबर होना चाहिए। तो मैं लिख दूंगा इधर यार, तो L1 अपॉन के प्लस L2 अपॉन के इज इक्वल्स टू L1 प्लस L2 अपॉन के इक्वलेंट इंटू ए। यहाँ पर बेसिकली ये 2K आएगा, सही है ना, क्योंकि इसकी थर्मल कंडक्टिविटी अपने पास 2K थी। तो यहाँ पर तुम देख सकते हो कि अपने पास ए कट गया है, ठीक है। तो क्या आ रहा अपने पास ये L1 बाई के प्लस L2 बाई 2K इज इक्वल्स टू L1 प्लस L2 अपॉन के इक्वलेंट। L1 कितना था अपने पास, L1 अपने पास था 4 सेंटीमीटर और L2 अपने पास कितना था 2.5 सेंटीमीटर। तो 4 बाई के प्लस 2.5 बाई 2K इज इक्वल्स टू L1 प्लस L2 हो जाएगा 6.5, तो 6.5 बाई के इक्वलेंट। तो मेरे हिसाब से ये हो जाएगा 4 बाई के, ये हो जाएगा अपने पास 5/4K इज इक्वल्स टू, और ये हो जाएगा अपने पास 6.5 बाई के इक्वलेंट, ठीक है यार। तो यार निकाल लेना तुम यार, तुम्हारा के इक्वलेंट आ जाएगा जो भी आ रहा है उसको तुम्हें किससे इक्वेट करना है, 1 प्लस 5 अपॉन एल्फा इंटू के से इक्वेट करना है, ठीक है। और एल्फा की वैल्यू तुम्हें निकाल लेनी है, ठीक है। इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी अपन ऐसे निकालते हैं कि जो अपन के पास इस सिस्टम का जो थर्मल रेजिस्टेंस है और जो अपन ये सिंगल मान रहे हैं इसका जो थर्मल रेजिस्टेंस है वो बराबर होना चाहिए, ठीक है। चलो यार अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अन आइस क्यूब ऑफ द डायमेंशन 60 सेंटीमीटर क्रॉस 50 सेंटीमीटर क्रॉस 20 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड इन अ इंसुलेशन box of the wall of the thickness 1 centimeter. The box keeping the ice cube at 0 degree centigrade of temperature is brought to a room of the temperature 40 degree centigrade. The rate of the melting of the ice is approximately, तो मैं latent heat of fusion of ice given है, तो मैं basically thermal conductivity given है insulation wall की। तो अब तुम देखो ये अपने पास आइस क्यूब है, इसका जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है। इसका डायमेंशन भी तुम्हें गिवन है, तो मैं L क्रॉस B क्रॉस H मान लेता हूँ, ठीक है। और ये अपने पास क्या है, इंसुलेशन वॉल है, इसकी जो थिकनेस है मैं बेसिकली मान लेता हूँ कि इसकी थिकनेस कितनी है, T है। अब तुम देखो इसको अपन एक रूम में लाते हैं और उस रूम का टेम्परेचर कितना है, 40 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो अब तुम देखो होगा क्या कि थर्मल कंडक्शन के कारण जो तुम्हारा हीट फ्लो है ना वो कुछ ऐसे होगा, जैसे यहाँ पर मैं 4 डायरेक्शन ही दिखा पा रहा हूँ, होंगी कितनी डायरेक्शन, टोटल 6 डायरेक्शन होंगी। क्यों होंगी भाई 6 डायरेक्शन, क्योंकि जो क्यूब होता है उसकी 6 फेसेस होती हैं। अगर 6 फेसेस होती हैं तो 6 तरफ से बेसिकली हीट आएगी अपने आइस के पास। तो अब मेरे को ये पता लगाना है कि पर सेकंड तुम्हारे आइस क्यूब के पास कितनी हीट आ रही है, नेट हीट कमिंग टू आइस क्यूब। तो जैसे मुझे पता है कि जो थर्मल कंडक्शन के कारण जो अपना हीट फ्लो होता है तो वो अपन कैसे लिखते हैं, के ए डेल्टा टी बाई एल से। तो अब तुम देखो जैसे सपोज मैं ये वाला डायरेक्शन पकड़ूं, ये वाला डायरेक्शन मैंने पकड़ा, तो तुम देखो ये अपने पास जो थिकनेस है वो कितनी है, टी के बराबर है, ठीक है। इसका जो एरिया होगा, लेट सपोज इसका एरिया अपने पास एल बी है, ठीक है।
थर्मल कंडक्टिविटी तो के ही रहेगी अपने इस इंसुलेशन वॉल की, ठीक है। टेम्परेचर डिफरेंस अपने पास 40 ही रहेगा, 40 माइनस 0। तो तुम देखो इधर तुम्हारा जब तुम डी क्यू बाई डी टी लिख रहे हो, जब तुम डी क्यू बाई डी टी लिख रहे हो तो मैं के डेल्टा टी और एल को बाहर निकाल रहा हूँ, अंदर बेसिकली एरिया बच रहा है, ठीक है। अब तुम देखो जब मेरा हीट फ्लो इस डायरेक्शन से हो रहा है, जब मेरा हीट फ्लो इस डायरेक्शन से हो रहा है, जब मेरा हीट फ्लो इस डायरेक्शन से हो रहा है, जब मेरा हीट फ्लो इस डायरेक्शन से हो रहा है, तो मेरे के में कोई चेंज नहीं होगा भाई। थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द इंसुलेशन वॉल तो सेम ही रहेगी। डेल्टा टी में कोई चेंज नहीं होगा, सही है। तुम्हारा जो लेंथ है उसमें कोई चेंज नहीं होगा, मतलब ये जो थिकनेस है ना तुम्हारे इंसुलेशन वॉल की, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। जो भी चेंज होगा वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में चेंज होगा, क्योंकि ये अपने पास जो आइस क्यूब है ना, तो ये क्यूबर्ड के फॉर्म में है, ठीक है, तुम देख सकते हो। तो बस ये एरिया में ही चेंज है, ठीक है। बाकी के डेल्टा टी और एल में कोई भी चेंज नहीं है। तो अब तुम देखो अगर मैं ये निकालूँ कि टोटल हीट फ्लो कितनी होगी, तो ऑफ कोर्स सी बात है मेरे को ये निकाल लेता हूँ मैं कि टोटल कितने एरिया में अपनी हीट आ रही है, या टोटल कितने एरिया से हीट जा रही है। तो वो टोटल एरिया बेसिकली क्यूब का सरफेस एरिया हो जाएगा, मतलब आइस क्यूब का सरफेस एरिया। तो आइस क्यूब का अपने पास जो सरफेस एरिया होगा ए टोटल, वो कितना हो जाएगा अपने पास 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, सही है। ये अपने पास ए टोटल हो जाएगा। तो पर सेकंड जो तुम्हारे आइस क्यूब के पास जो टोटल हीट जो पहुंच रही होगी ना, वो कितनी पहुंचेगी अपने पास, वो पहुंचेगी अपने पास के डेल्टा टी बाय स्मॉल टी इंटू ए टोटल। पर सेकंड इतनी पहुंच रही है। मैं मान लेता हूँ कि पर सेकंड जो तुम्हारा आइस मेल्ट हो रहा है वो कितना हो रहा है, एम हो रहा है, सही है। और अगर तुम्हारे पर सेकंड एम मास ऑफ द आइस तुम्हारा मेल्ट हो रहा है, तो कितनी हीट रिक्वायर्ड होगी मेल्ट करने के लिए, एम इंटू एल। तो ये मैं बात कर रहा हूँ पर सेकंड मास ऑफ द आइस मेल्टेड, सही। तो बस ये एम ही तो निकालना है मेरे को, किसके बराबर आ जाएगा ये अपने पास, के डेल्टा टी इंटू ए टोटल अपॉन स्मॉल टी इंटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। तो बस अब तुम्हें वैल्यू पुट करनी है और सब चीज़ें यूनिट में होनी चाहिए, तुम्हारा एम का वैल्यू आ जाएगा। अभी तुम करना, बाकी मैंने समझा दिया कि हो कैसे रहा है ये। चलो यार अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ K1 एंड K2 आर द थर्मल कंडक्टिविटीज, L1 एंड L2 आर द लेंथ, A1 एंड A2 आर द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द स्टील एंड द कॉपर रॉड रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो ये रेशियोज तुम्हें गिवन है, देख सकते हो। Then for the arrangement shown in the figure, the value of the temperature T of the steel copper junction in the steady state will be। तो यार ये तुम करना, रिपीट है बिल्कुल ये, सही है। ये मैंने तुम्हें बता दिया था कैसे करना होता है। चलो यार अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, टू मेटेलिक वायर्स ऑफ आइडेंटिकल डायमेंशंस आर कनेक्टेड इन सीरीज इफ सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2 आर द thermal conductivities of these wire respectively, the effective thermal conductivity of the combination is। वैसे तो मैंने तुम्हें बता दिया है, ठीक है। तो अपने पास ये दो वायर हैं, दोनों का जो अपने पास लेंथ है वो सेम है, दोनों का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी अपना सेम है, सही है। इसका भी ए, इसका भी ए। इसकी थर्मल कंडक्टिविटी अपने पास कितनी है, सिग्मा 1 है, इसकी कितनी है, सिग्मा 2 है। अब मेरे को इफेक्टिव थर्मल कंडक्टिविटी निकालनी है। तो अब मैं इसको एक सिंगल वायर की तरह ट्रीट करूंगा, जिसका लेंथ कितना होगा, 12 होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अपने पास ए होगा, और इफेक्टिव थर्मल कंडक्टिविटी में सिग्मा इफेक्टिव लिख रहा हूँ, सही है। तो यहाँ पर तुम देखो, इसका थर्मल रेजिस्टेंस मैं R1 बोल रहा हूँ, इसका थर्मल रेजिस्टेंस मैं R2 बोल रहा हूँ, और इसका थर्मल रेजिस्टेंस मैं R इफेक्टिव बोल रहा हूँ। तो अपने को पता है कि जो R इफेक्टिव है वो अपना R1 प्लस R2 के बराबर होना चाहिए भाई। इसका जो इफेक्टिव थर्मल रेजिस्टेंस है और इसका जो थर्मल रेजिस्टेंस है वो सेम होना चाहिए। ऐसे अपन बेसिकली इफेक्टिव थर्मल कंडक्टिविटी निकालते हैं। तो क्या लिखूंगा मैं,
तो मुझे पता है कि जो अपने पास थर्मल रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है, एल अपॉन के मतलब थर्मल कंडक्टिविटी। तो क्या लिखूंगा मैं, तो आर इफेक्टिव अपना आ जाएगा बेसिकली 2L अपॉन सिग्मा इफेक्टिव इंटू ए, सही है। R1 क्या हो जाएगा अपने पास, L अपॉन सिग्मा 1 इंटू ए, R2 क्या हो जाएगा, L अपॉन सिग्मा 2 इंटू ए। तो निकाल लेना कि सिग्मा इफेक्टिव तुम्हारा क्या आ रहा है, वही तुम्हारा क्या होगा, आंसर होगा। चलो यार अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ रॉड सी डी ऑफ द थर्मल रेजिस्टेंस, तो सी डी वाली रॉड का तुम्हें थर्मल रेजिस्टेंस गिवन है, इज जॉइंड एट द मिडल ऑफ द आइडेंटिकल रॉड ए बी एज शोन इन द फिगर, द एंड ए बी एंड डी आर मेंटेन एट 200 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 125 डिग्री सेंटीग्रेड रिस्पेक्टिवली, द हीट करंट इन सी डी इज पी वाट। तो अपन को पी का वैल्यू बताना है कि पी का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पर तुम देखो, अगर मैं इफेक्टिव डायग्राम बनाऊं तो वो कुछ ऐसा दिखेगा, सही है। ये अपना एंड ए, ये अपना एंड बी, ये अपना एंड सी, ये अपना एंड डी। तो अगर मैं सी डी वाली रॉड का थर्मल रेजिस्टेंस आर कंसिडर कर रहा हूँ तो ए सी वाली रॉड का थर्मल रेजिस्टेंस मैं R/2 कंसिडर करूँगा, क्योंकि उसका जो लेंथ होगा वो सी डी वाली रॉड की लेंथ से आधा होगा, सही है ना। बाकी जो अदर पैरामीटर्स है ना, जैसे थर्मल कंडक्टिविटी हो गई या जो अपने पास एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो गया, वो तो सेम है ही, बस लेंथ आता हो गया तो थर्मल रेजिस्टेंस भी आता हो जाएगा। और सिमिलर वे में अपने पास सीबी वाली रॉड का भी थर्मल रेजिस्टेंस R/2 होगा, ठीक है। अब तुम देखो इधर, जैसे मेरे को बोला गया है कि एंड ए का टेम्परेचर हरदम 200 डिग्री सेंटीग्रेड है, एंड डी का कितना अपने पास 125 डिग्री सेंटीग्रेड है, एंड बी का कितना अपने पास 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। इस जंक्शन का टेम्परेचर मैं टी मान लेता हूँ, सही है। अब जितनी भी अपने पास हीट करंट होगी ना, उनको मैं आउटगोइंग मान लूँगा, ये I1, ये I2, ये I3। तो I1 प्लस I2 प्लस I3 का जो एल्जेब्रिक सम है ना वो जीरो होना चाहिए। तो I1 के लिए क्या लिखूंगा मैं, T माइनस 200 अपॉन R/2। I2 का वैल्यू क्या आ जाएगा अपने पास, T माइनस 125 अपॉन R। I3 का वैल्यू क्या आ जाएगा अपने पास, T माइनस 100 अपॉन R/2। इसको सॉल्व करके देखना तुम, तो तुम्हारा T का वैल्यू जो आएगा ना वो बेसिकली आएगा अपना 145 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। अब तुम्हें फाइंड क्या करना है, द हीट करंट इन रॉड सी डी। तो I2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जो कि कितनी होगी अपने पास, T माइनस 125 अपॉन R, मतलब 145 माइनस 125 अपॉन R कितना अपने पास 10 है, तो ये अपने पास कितना आ जाएगा, 2 वाट आ जाएगा, सही है। तो इसका आंसर कितना आ गया अपने पास, 2 आ गया। चलो यार अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या बोला है, टू थिन मेटेलिक स्फेरिकल शेल ऑफ द रेडियस R1 एंड R2 अपना R1 से बड़ा है, आर प्लेस्ड विद द सेंटर कोइंसाइडिंग। A material of the thermal conductivity K is filled in the space between the shell. The inner shell is maintained at the temperature θ1 and the outer shell at the temperature θ2. और θ2 तुम्हारा θ1 से बड़ा है. The rate at which the heat flows readily through the material is. तब तुम देखो, ये अपने पास वो छोटा वाला शेल है और ये अपने पास वो बड़ा वाला शेल है, ठीक है। दोनों के जो सेंटर है ना वो कोइंसाइड कर रहे हैं। छोटे वाले शेल का रेडियस अपने पास R1 है, बड़े वाले शेल का रेडियस अपने पास R2 है। बड़ा वाला शेल अपना θ2 वाले टेम्परेचर पर है मेंटेन, और छोटा वाला शेल अपना θ1 वाले टेम्परेचर पर मेंटेन है। तो यहाँ पर तुम देखो हो क्या रहा है कि अपन ने क्या करा, इनके बीच में जो स्पेस है ना वहाँ पर बेसिकली एक मटेरियल फिल कर दिया, कंडक्टिंग मटेरियल को अपन ने क्या कर दिया, फिल कर दिया। और इसका जो थर्मल कंडक्टिविटी अपन को गिवन है ना, कितना गिवन है, क्या गिवन है। तो यहाँ पर तुम देखो जो तुम्हारा हीट फ्लो है ना वो कैसे हो रहा है, वो मैं तुम्हें बता देता हूँ। तो ये अपना रेडियली इनवर्ड हो रहा होगा, ऐसे तुम देख सकते हो कैसे हो रहा है अपने पास, ये रेडियली इनवर्ड हो रहा है, ठीक है। तो अब तुम देखो, मुझे तो क्या निकालना है, मुझे तो ये निकालना है द रेट एट विच द हीट फ्लोज रेडियली थ्रू द मटेरियल इज। तो dQ/dt निकालना है, तो ये किसके बराबर होगा, ये अपना बराबर होगा θ2 माइनस θ1 अपॉन थर्मल रेजिस्टेंस।
तो मेरे को तो थर्मल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। अब थर्मल रेजिस्टेंस अपने पास क्या होगा बेसिकली, L/K, मतलब कितनी लेंथ के अलोंग तुम्हारा करंट फ्लो कर रहा है अपॉन थर्मल कंडक्टिविटी इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो यहाँ पर तुम देखो जो तुम्हारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ना वो कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है भाई। तुम देख सकते हो जैसे ये अपने एक शेल कंसीडर करा है और इसका भी सेंटर क्या कर रहा है, कोइंसाइड कर रहा है। तो जैसे जैसे तुम्हारी जो हीट फ्लो है वो अंदर की तरफ आती जा रही है, तो जो तुम्हारा जिस एरिया को वो काटते हुए आ रही है ना, तो वो एरिया तुम्हारा कम होते जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करूँगा मैं, एक आर डिस्टेंस दूर जाकर एक शेल कंसीडर करूँगा। मैंने कर लिया आर डिस्टेंस दूर जाकर एक शेल कंसीडर, और अगला शेल मैं कंसीडर करूँगा बेसिकली आर प्लस डी आर डिस्टेंस दूर जाकर। सही है, तो अगला शेल मैंने आर प्लस डी आर डिस्टेंस दूर जाकर कंसीडर करा। तो तुम देखो ये अपने को एक एलिमेंटल शेल मिल गया है। इस एलिमेंटल शेल की जो अपने पास थिकनेस होगी वो कितनी होगी, क्या अपने पास वो डी आर के बराबर होगी, बिल्कुल होगी डी आर के बराबर यार। तो इस एलिमेंटल शेल की जो अपने पास थिकनेस है ना वो अपनी कितनी है, डी आर है। और इस एलिमेंटल शेल का जो अपने पास एरिया है, मतलब जो सरफेस एरिया है वो अपना कितना होगा, 4πr² होगा। तो इस एलिमेंटल शेल का जो अपने पास थर्मल रेजिस्टेंस होगा जिसको मैं डी आर लिखूंगा, तो कितना आएगा अपने पास, तो कितनी लेंथ के अलोंग करंट फ्लो कर रहा है इस एलिमेंटल शेल से, तो डी आर लेंथ के अलोंग, तो डी आर लिख दिया। इसकी थर्मल कंडक्टिविटी अपने पास के है, और इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है अपने पास 4πr² है, मतलब इतने एरिया को काटते हुए अपना करंट अंदर आ रहा है। अब तुम देखो ऐसे जितने भी एलिमेंटल शेल बनेंगे, तो हर एक एलिमेंटल शेल से जो करंट है, जो टोटल करंट है वो तो सेम पास करेगी ना। तो सारे के सारे एलिमेंटल शेल जो होंगे ना वो बेसिकली सीरीज में है एक तरीके से। तो अगर ये सीरीज में है तो अगर मेरे को इफेक्टिव थर्मल रेजिस्टेंस निकालना है तो मैं डायरेक्टली कर सकता हूँ, ऐड ऑन कर सकता हूँ। तो ऐड ऑन करने का मतलब क्या होता है फिजिक्स में, इंटीग्रेशन। तो मेरे को इंटीग्रेशन करना है, और आर मेरा कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा बेसिकली, ए से बी तक। तो ये कितना आ जाएगा अपने पास, ये अपने पास आ जाएगा सिंपली 1/4πk, और ये अपने पास आ जाएगा बेसिकली कितना, इंटू 1/a माइनस 1/b। तो ये अपने पास क्या है, थर्मल रेजिस्टेंस है। बस हो गया सॉल्व। तो अपने पास θ2 माइनस θ1 अपॉन 1/4πk इंटू 1/a माइनस 1/b। तो ये अपने पास क्या है बेसिकली, dq/dt है, मतलब द रेट एट विच द हीट फ्लोज रेडियली थ्रू द मटेरियल। तो ये अपना आंसर है, देख लेना कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। अच्छा, यहाँ पर ये ए की जगह बेसिकली अपने पास आएगा R1, ठीक है, और बी की जगह अपने पास आएगा R2। ए मतलब मैंने इनर शेल का रेडियस मान लिया था, बी मतलब मैंने आउटर शेल का रेडियस मान लिया था, ठीक है ना। चलो यार अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, टू स्फेरिकल बॉडीज ऑफ द सेम मटेरियल हैविंग द रेडियस 0.2 मीटर एंड 0.8 मीटर आर प्लेस्ड इन द सेम एटमॉस्फेयर। The temperature of the smaller body is 800 Kelvin and the temperature of the bigger body is 400 Kelvin. If the energy radiated from the smaller body is E, the energy radiated from the bigger body is, assume the effect of the surrounding temperature to be negligible। मतलब मैं मान लेता हूँ कि सराउंडिंग टेम्परेचर कितना अपने पास 0 केल्विन है। तो अपने पास स्टीफन लॉ से मैं ये बोल सकता हूँ कि जो अपने पास पावर रेडिएटेड होगी वो किसके बराबर होगी, सिग्मा ई इंटू कैपिटल ए, जो कि अपने पास सरफेस एरिया होगा, इंटू टेम्परेचर की होल पावर 4। सही है, और ई के अपने पास एमिसिविटी है। तो तुम देखो इधर मटेरियल अपना सेम है, तो मटेरियल अपना सेम है तो अपने पास जो एमिसिविटी होगी ना वो भी सेम ही होगी एक तरीके से। तो यहाँ पर तुम देखो अगर मैं P1/P2 लिखूँ तो मेरे हिसाब से वो आना चाहिए A1 इंटू T1 की होल पावर 4 अपॉन A2 इंटू T2 की होल पावर 4, क्योंकि E और सिग्मा तो मेरा सेम होगा ही, ठीक है। अब ये स्फेरिकल बॉडी है तो अपने पास A1 कितना हो जाएगा, 4π0.2 का होल स्क्वायर, और अपने पास T1 कितना है, T1 अपने पास है 800 केल्विन, तो 800 की होल पावर 4 अपॉन अपने पास जो R2 है वो कितना होगा, तो R2 अपने पास होगा 0.8, तो 0.8 का होल स्क्वायर, और इसका टेम्परेचर कितना अपने पास 400 केल्विन, तो 400 की होल पावर 4, ठीक है। तुम्हारा जो P1 जो तुम्हें गिवन है ना वो कितना गिवन है, E गिवन है, तो तुम्हें P2 निकालना है, तो निकाल लेना, हो गया सॉल्व यार, ठीक है।
चलो यार अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ वायर ऑफ द लेंथ 10 सेंटीमीटर एंड द डायमीटर 0.5 मिलीमीटर इज यूज्ड इन अ बल्ब। द टेम्परेचर ऑफ द वायर इज 1727 डिग्री सेंटीग्रेड। द पावर रेडिएटेड बाय द वायर इज 94.2 वाट और एमिसिविटी तुम्हें x/8 गिवन है, तो x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर तुम देखो जो तुम्हारा पावर रेडिएटेड होगा वो इसके बराबर होगा सिग्मा ई ए टी की पावर 4। सही है। अब जो मैं ये ए लूंगा ना, तो वो मैं कर्व सरफेस एरिया लूंगा। ठीक है। जैसे अपने पास ये वायर है, तो जो तुम्हारा पावर रेडिएट होगा ना वो कहाँ से होगा, कौन सी बात है कि यहीं से होगा, कर्व सरफेस एरिया से। ठीक है ना। तो ये तो कितना दे रखा अपने को 94.2, सिग्मा अपने पास कितना है 6 × 10⁻⁸। एमएसयूटी कितना है x/8 है। एरिया कितना होगा अपने पास है, तो कर्व सरफेस एरिया होता है अपने पास 2πrl। तो 2πr कितना हो जाएगा अपने पास 0.5/2 × 10⁻³ और l कितना हो जाएगा अपने पास 10/100। ठीक है। टेम्परेचर कितना है अपने पास 1727 डिग्री सेंटीग्रेड, जो कि कितना हो जाएगा अपने पास 2000 केल्विन, तो 2000 की होल पावर 4। तो निकाल लेना यहाँ से x की वैल्यू, यही तुम्हारा क्या होगा आंसर होगा। चलो यार अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो ये न्यूटन्स लॉज ऑफ कूलिंग का क्वेश्चन है। एज सच न्यूटन्स लॉज ऑफ कूलिंग तुम्हारे जेईई मेन के सिलेबस से हट चुका है, फिर भी ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो इसलिए मैंने एक क्वेश्चन न्यूटन्स लॉज ऑफ कूलिंग का डाल दिया है, क्योंकि ऐसा ही सवाल ये पूछते हैं। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी इन एयर फॉल्स फ्रॉम 40 डिग्री सेंटीग्रेड टू 24 डिग्री सेंटीग्रेड इन 4 मिनट। द टेम्परेचर ऑफ द एयर इज 16 डिग्री सेंटीग्रेड। द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी इन द नेक्स्ट 4 मिनट विल बी। तो यहाँ पर तुम देखो जो अपन के पास न्यूटन्स लॉज ऑफ कूलिंग का जो स्टेटमेंट है वो क्या अपने पास है कि माइनस डी कैपिटल टी अपॉन डी स्मॉल टी अपना किसके बराबर होगा, के इंटू टेम्परेचर ऑफ द बॉडी माइनस टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग। सही है। तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, तो यहाँ पर बेसिकली मैं एक स्ट्रेट लाइन अप्रोक्सीमेशन लगाता हूँ। तो उसमें अपन ऐसे लिखेंगे, देखो कैसे, 40 - 24 अपॉन 4 मिनट इज इक्वल्स टू के इंटू टेम्परेचर ऑफ द बॉडी कितना हो जाएगा अपने पास, टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, तो वो अपन ऐसे लिखेंगे कैसे, 40 + 24/2 माइनस सराउंडिंग टेम्परेचर अपने पास है 16। सही है। अब ये बोल रहा था टेम्परेचर ऑफ द बॉडी इन द नेक्स्ट 4 मिनट, तो मैं मान लेता हूँ कि जो अपन के पास नेक्स्ट 4 मिनट में जो टेम्परेचर हो जाता है ना बॉडी का वो टी हो जाता है। तो कैसे लिखूंगा मैं लिखूंगा बेसिकली 24 - टी अपॉन 4 मिनट इज इक्वल्स टू के इंटू, और यहाँ पर आ जाएगा अपने पास 24 + t/2 माइनस सराउंडिंग टेम्परेचर, तो अपने पास 16 ही रहेगा। ये अपने पास इक्वेशन 1, ये अपने पास इक्वेशन 2, दोनों को डिवाइड मार देना, यहाँ से तुम्हारे पास t की वैल्यू निकल जाएगी। सही है। और तुम्हारा आंसर आ जाएगा, तो देख लेना करके। तो यहाँ पर अपने क्वेश्चन होते हैं ख़त्म। मुझे उम्मीद है कि तुम्हें ये जो सेशन है वो पसंद आया होगा। ठीक है। फिर भी अगर तुम्हें किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो तुम कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, मैं रिप्लाई कर दूंगा, या फिर तुम टेलीग्राम पर कनेक्ट हो सकते हो, वहाँ पर भी मैं रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है। बस मेरा एक ही रिक्वेस्ट है यार, वीडियो को लाइक वगैरह कर दिया करो, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में। टाटा बाय बाय, थैंक यू।